अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक को डिस्कस करेंगे हम, जिसमें हम ग्राफ बनाएंगे, उसके रिलेटेड सारा कुछ हम स्लैग वगैरह और पर्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, सारी कैलकुलेशन उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, वो सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर उसने कहा कि आप प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 9 एक्टिविटीज़ यानी कि ये एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और अप टू 9 तक। ठीक हो गया। उसने कहा 3 टाइम्स आर गिवन। ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया गया आपको जो कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोस्ट लाइकली टाइम जो कि एम से डिनोट किया जाता है और पेसिमिस्टिक टाइम जो कि बी से डिनोट किया जाता है इन डेज के अंदर, यानी कि ये 5 डेज है, 12 डेज, 17 डेज, 8 डेज, इस तरीके से। ठीक होगा। अब मैं दरअसल ये है एक्टिविटी ऑन एजिज वाला ग्राफ। ठीक होगा, जो हम बना रहे हैं, और इसको मैंने डिटेल में समझाया भी था। इस पे मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हैं कि हम एक्टिविटी ऑन एजिज वाला ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। इससे पहले सीपीएम वाला लेक्चर है, पर्ट के अंदर सीपीएम सारा इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी लेक्चर देखें, तो आपको सीपीएम समझ आ जाएगा। देन आप, क्योंकि पर्ट के अंदर सीपीएम इन्वॉल्व होता है, यानी कि पर्ट आपने स्टार्ट किया, ग्राफ बना लिया, उसके बाद आपने सीपीएम लगाना होता है समटाइम्स। तो वो सीपीएम आपको आता होगा तो फिर ही आपको समझ आएगा पर्ट किस तरीके से वर्क करता है। और सीपीएम में आपको से पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। तो वो एक्टिविटी ऑन एजिस वाला ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने उससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख सकते हैं और लास्ट में देख के आइएगा। ठीक हो गया। वहां पे ये होगा कि एक्टिविटी यानी कि 10 से 20 है, ये तो खैर इसका ग्राफ तो सीधा सीधा बन जाएगा। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे आपको 10 से 20 की जगह ए लिखा होता, बी लिखा होता, यहाँ पे ये 10 से 40 जो है एज है, इसकी जगह सी लिखा होता, और तो उस टाइम आपने ग्राफ किस तरीके से बनाना था। तो इसलिए वो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो लास्ट में दोनों लेक्चर देखे आएगा, दोनों केसेस, क्योंकि मैंने केस 1 और केस 2 डिस्कस किया था। मोस्टली यही 2 केसेस होते हैं, यही प्रॉब्लम होती है डमी नोट्स किस तरीके से बनाने, तो वो लास्ट में देखे आएगा। इसमें तो खैर ग्राफ सीधा सीधा बन जाएगा। उसने कहा एक 10 से 20 एक एज लगेगा, इसी तरीके से 10 से 30, 10 से 40। ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले देखिए पार्ट उसने ये कहा कि कंस्ट्रक्ट आ नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम हम बना लेते हैं इसकी, जो कि ये बनेगी नेटवर्क डायग्राम। मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर तो सीधा सीधा है, बट अगर आपको यानी कि 10 से 20 की जगह लिखा होता ए, एक्टिविटी ए, और उसके आगे ये टाइम्स वगैरह दिया तो फिर आप ग्राफ किस तरीके से बनाते। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो लाजमी लेक्चर्स आप देखेंगे ताकि आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा के पूछ ले, यानी कि 10 से 20 की जगह ए लिख दे, तो फिर किस तरीके से आपने ग्राफ बनाना होता है। तो इसलिए वो लाजमी देख लीजिएगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। 10 से 20 एक एज है, 10 से 30 है, 10 से 40। तो वो ये 10 एक नोड बनाई, ये एज अ नोड डील होंगे इसके अंदर, ये 10 और ये 20 है। ठीक हो गया। ये बता रहा है कि 10 से 20 एक एज है, उसको हम ए भी लेबल कर सकते हैं। मैं कह रहा था ना 10 से 20 की जगह वो ए लिख दे, क्योंकि हम एक्टिविटी ऑन एजिस वाला ग्राफ यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक हो गया। 10 से 20, 10 से 30, ये तो सीधा सीधा बन गया। 10 से 20 लग गया एज, 10 से 30, 10 से 40, इसी तरीके से 20 से 30, 20 से 50। तो 20 से 30 हमने एक एज लगा दिया, और 20 से 50 एक एज लगा दिया। इसी तरीके से जितने भी है ना 9 एक्टिविटीज, उन सबको हमने मैप कर देना ग्राफ पे। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम बन गई। ठीक हो गया। पार्ट 1 ये है। देन उसने कहा कि कंप्यूट एक्सपेक्टेड टाइम राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। अब वो कह रहा है कि आपने एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना है और वेरिएंस निकालना है हर एक्टिविटी का। अब ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? अगर आपने सीपीएम वाला लेक्चर देखा होगा ना, तो उसके अंदर आपको एक्टिविटी थी, उसके साथ उसकी ड्यूरेशन दी होती थी, यानी कि एज की कॉस्ट दी होती थी। आप ड्यूरेशन भी कह सकते हैं, यानी कि 10 से 20 जो है एक एज है, उसको हम कह रहे होते थे एक्टिविटी ए, और उसकी ड्यूरेशन दी होती थी, सपोज कर लें 5 दी है, यहाँ पे 5 आ जाता था। तो हमें हमारे पास वही एक किस्म का एक्सपेक्टेड टाइम होता था। बट इसमें उन्होंने कह दिया कि आपने एक्सपेक्टेड टाइम खुद कैलकुलेट करना है। ये पार्ट हम करें प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक हो गया। इसके अंदर वो कह देता है कि वजन आपने खुद कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कि उसने 10 से 20 के यहाँ पे कॉस्ट नहीं दी एग्जैक्ट, उसने कह दिया कि मैं आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे देता हूँ, मोस्ट लाइकली टाइम दे देता हूँ और पेसिमिस्टिक टाइम दे देता हूँ। आप
एक्सपेक्टेड टाइम खुद कैलकुलेट करें, ठीक हो गया। और वही यहाँ पे उसने कहा कि कंप्यूट करें एक्सपेक्टेड टाइम, और उसने कहा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्ज करेंगे कंप्यूट करने के बाद आंसर आता है 10.2, यानी कि 10.2 यानी कि 0.2 है, तो राउंड ऑफ आप किसके करीब करेंगे? 10.2 नहीं लेंगे, आपने राउंड ऑफ कर देना किसके? 0.2, यानी कि अगर 0.5 होता या 0.5 से बड़ा होता तो हम 11 लिखते, अगर आप जिस तरीके से 0.2 है तो हम उधर लिख देंगे 10, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि नियरेस्ट इंटीजर पे आपने राउंड ऑफ कर देना, यानी कि 10.5 होता तो मैं उसको 11 लिख देता, या 10.5 से ऊपर होता तो 11 लिख देता। 10.5 से कम है, यानी कि 10.4 है, 3 है, 2 है, तो मैं उसको 10 लिखूंगा, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई। अब वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो चलते हैं। आपको उसने ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया था ए, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ था बी, और मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ था एम। तो हमारे लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है ए प्लस 4m प्लस बी डिवाइडेड बाई 6। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक हो गया। ये एक्टिविटीज मैंने एज इट इज नोट डाउन कर ली, जो क्वेश्चन था ये सारा कुछ ऐसे ही लिख लिया क्योंकि ये वैल्यूज मुझे चाहिए थी आई जे और ए एम बी, ठीक हो गया। ये मैंने सारा नोट डाउन कर लिया 9 एक्टिविटीज। अब मैंने इनका निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस। एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिखा भी है, टी ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू, मैं जूम भी कर देता हूँ यार, टी ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू ए प्लस 4m प्लस बी डिवाइड बाई 6। आपके पास ए भी गिवन है, एम भी गिवन है, बी भी गिवन है, सिर्फ आपने इस फॉर्मूले में पुट करना और आंसर निकालना। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 10 से 20 जो एज है उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम आ रहा है वो है 11.67। हमने कहा क्या था कि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था, सॉरी, कि हमने नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कर देना, तो 11.67 को हम 12 लिख देंगे। इसी तरीके से ये वाली जब इस एक्टिविटी एज के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 10.16। तो नियरेस्ट कौन सा इंटीजर है? 10 है, तो 10 के 10 हमने राउंड ऑफ करके 10 लिख दिया, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज कंप्यूट कर देंगे, क्योंकि आपके पास ए भी गिवन है, एम भी गिवन है, बी भी गिवन है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। आप सिंपल आपने ये फॉर्मूला याद रखना है एक्सपेक्टेड टाइम का, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब ये क्या होता है, यानी कि ये जो 12 है, ये 10 है, ये क्या है? ये हमारी कॉस्ट है उस एज की, यानी कि 10 से 20 जो एज आ रहा है ना उसके अंदर कॉस्ट, यानी कि उसको ड्यूरेशन कितने लगेगी? 12 लगेगा। वो यहाँ भी ये देखें 10 से 20 जो एज है उसकी अब कॉस्ट आ गई 12। सीपीएम में ये आपको गिवन होता था, पर्ट के अंदर आपको खुद कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि वो ए एम और बी आपको दे देता है, आपने फॉर्मूला लगा के खुद कैलकुलेट करना था। ये 12 इस वजह से है, यानी कि 10 से 20 एज है, उसका जो टाइम है ना वो 12 है, यानी कि 12 डेज लगेंगे 10 से 20 जाने में, इसका मतलब ये है। और इसको हम एक्सपेक्टेड टाइम भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसका भी फॉर्मूला होता है, जो कि होता है बी माइनस ए डिवाइड बाई 6 होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है बी माइनस ए डिवाइड बाई 6 होल का स्क्वायर। बी भी आपको गिवन है, ए भी आपको गिवन है, वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा सिंपल। इसके अंदर राउंड ऑफ नहीं करना आपने, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ कहा था कि आपने एक्सपेक्टेड टाइम को राउंड ऑफ कर देना है नियरेस्ट इंटीजर पे। वेरिएंस के साथ उसने ये कंडीशन नहीं लगाई थी, ओके हो गया। तो ये हमने वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया सारी एक्टिविटीज का, ओके हो गया। अब पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 पे वो कह रहा था कि क्रिटिकल पाथ निकालें एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालें। अब ये जो है ना, ये क्रिटिकल पाथ निकालना और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ये हमारा सीपीएम है। उसने कह दिया कि अब इस पे आप सीपीएम लगाएं, ठीक हो गया। तो अब आपने इस पे सीपीएम लगा देना। क्रिटिकल पाथ किसे सीपीएम लगाना पड़ेगा, क्रिटिकल पाथ मेथड लगाते हैं इस पे। वो किस तरीके से लगाते हैं वो मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में करवा भी दिया था, तो वो लाजमी आप वीडियो देखें तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं इधर तो समझा दूंगा, जाहिर बात है उसके सीपीएम के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं, फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास, इसके अलावा आपके पास आ जाता है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और स्लैग वगैरह, और किस तरीके से मतलब कि अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीपीएम क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस लेक्चर में कराई हुई हैं, तो वो लाजमी आप देख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर बात है मैंने सिर्फ फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास एक किस्म का किया, सीपीएम यहाँ से निकाल लिया, टोटल चीज़ें नहीं ना बताऊँगा यहाँ पे, वो डिटेल में मैंने वो वाला लेक्चर बना दिया हुआ है। तो क्या होता था सीपीएम हम किस तरीके से लगाते थे? सीपीएम लगाते थे यानी कि सबसे पहले तो हमने हर नोड के ऊपर स्क्वायर और ट्रायंगल बना लेना होता है। ये जो हमारा स्क्वायर है ये होता है फॉरवर्ड पास, इसके अंदर हम फॉरवर्ड पास के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम अर्लीस्ट टाइम भी कहते हैं। और ये जो हमारा ट्रायंगल होता है ये ट्रायंगल हमारा होता है अपना
लेटेस्ट टाइम जो कि बैकवर्ड पास के, जब हम बैकवर्ड आ रहे होते हैं ना, डेस्टिनेशन से हम बैकवर्ड मूव कर रहे होते हैं, तब फिल करते हैं। ठीक हो गया। अब क्या है, सबसे पहले सोर्स नोड क्या आपकी 10 है, सोर्स नोड 10 है तो यहाँ पे 0 होगा। अभी आपने ट्रायंगल्स की वैल्यू को इग्नोर कर देना, इवन के स्केयर वाली वैल्यूज को भी इग्नोर कर देना। अभी हम बस इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको चला के भी दिखा देता हूँ, एक दो मतलब के मेन पॉइंट बता देता हूँ, पूरा नहीं चलाता, और इसी तरीके से बैकवर्ड का भी बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आइडिया हो जाएगा। वो लास्ट लेक्चर जो सीपीएम पे मैंने रिकॉर्ड किया था वो लास्ट में देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया था ये। ठीक होगा। अब जैसे 10 से 20 है, इसके स्केयर की क्या 10 से 20 है। अब आपने देखना, यानी कि ये जो 20 है ना, फर्ज करें आप लेवल वाइज चले, 10 को छोड़ें, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जारी बात है आपने देखना कि इसके साथ कौन कौन सी कनेक्टिंग नोड है। ये 10, 20, 30, 40, इनमें से किसी भी एक को पकड़ लें, जारी बात है हर किसी का स्केयर की वैल्यू फिल करनी है। 20 को आप पकड़ लेते हैं, 20 है, इसकी वैल्यू किस तरीके से फिल होगी, आपने देखना कि इसके अंदर इनकमिंग एजेस कितने हैं। इनकमिंग एजेस है एक, सिर्फ एक है, तो आपने क्या किया, उसका स्केयर, यानी कि ये एज जहां से स्टार्ट हो रहा है जिस नोड से, उसके स्केयर की वैल्यू जो कि 0 है, 0 प्लस उस एज की कॉस्ट 12, तो ये हमने 12 लिख दी। जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस है ना, उन सबका आपने ये कैलकुलेट कर लेना था, यानी कि जिस वो एज जिस नोड से आ रहा है उसके स्केयर की वैल्यू प्लस उस एज की कॉस्ट। इस तरीके से आप फर्स्ट करेंगे 2 इनकमिंग एज या 3 इनकमिंग एज, आप इस तरह तीनों एजेस का कैलकुलेट कर लेंगे, और उसमें से जो हमारे पास होता था मैक्सिमम, वो हम यहाँ पे इस लिख देंगे। अब जिस तरह ये केस है, अब दूसरा केस ये देख लेंगे, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी कि 30 है, अब 30 की आपने स्केयर वैल्यू फिल करनी है। ये किस तरीके से होगी, मैंने कहा था आपने देखना इनकमिंग एजेस कितने हैं। आप देखें तो एक 10 से आ रहा है, 2 है इनकमिंग एजेस, एक 10 से आ रहा है, एक 20 से आ रहा है। ठीक हो गया। 10 से अगर आता है तो उसका क्या बन रहा है 0, यानी कि 10 नोड का स्केयर की वैल्यू 0 प्लस उस एज की कॉस्ट 10, तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 10। अगर हम 20 से आ रहे हैं तो उसमें 20 के स्केयर की वैल्यू 12 और एज की कॉस्ट है 8, विच इज दोनों का सम करके हो जाएगा 20। तो यानी कि एक वैल्यू 10 है, एक हमारे पास 20 है, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है 20। तो यहाँ पे हमने ये देखे स्केयर में 20 लिखा। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपने हर नोड के देख लेना, जब आप फॉरवर्ड पास फिल कर लेंगे, यानी कि आपके सारे स्केयर्स की वैल्यू फिल हो जाएंगी, एंड पे आपके पास 54 आ रहा होगा। ये 54 आ रहा है। अब बैकवर्ड पास किस तरीके से करते हैं, आपने ये 54 जो ये डेस्टिनेशन है ना, इसका सेम टू सेम कॉपी कर देना ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल की वैल्यू क्या, आपने ये देखा, ये डेस्टिनेशन है, इससे कौन कौन सी नोड कनेक्टेड है, जो क्या है 50 और 70। ठीक है, आप इसमें से कोई भी नोट पकड़ लें। आप फर्ज करेंगे 70 पकड़ लेते हैं। अब 70 में क्या है कि बैकवर्ड पास में क्या होता है कि आपके एरो की डायरेक्शन जो है ना वो रिवर्स हो जाती है। कुछ मतलब के लोग आसानी के लिए ये कहते हैं कि आप ना मार्कर पकड़ें और यहाँ पे ना एजेस लगा दें, यानी कि ये एरो या 70 से 80 जा रहा था, आप 80 से 70 की तरफ एरो लगा दें, या आप नया ग्राफ बनाने वाले एक काम में ना ही पड़े तो बेहतर है, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। बस यहाँ से आप देख ही रहे हैं ना, यानी कि बैकवर्ड पास में क्या होगा कि आपके जो एरो की डायरेक्शंस थी ना वो रिवर्स हो जाएगी। अब आप माइंड के अंदर ज़ूम कर लें, आप जिस तरह 80 से क्या करें, इन हो रहे थे ना ये पहले फॉरवर्ड पास में, बैकवर्ड पास में क्या हो गया, ये आउट गोइंग एज हो जाएंगे, यानी कि ये 80 से 70 जा रहा है, 80 से 50 जा रहा है। इस तरीके से ज्यूम कर लें, माइंड में ज्यूम कर लें तो बेहतर है। अगर फिर भी थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन हो जाती है तो आपके पास, क्योंकि पेपर में आप एक ही इंक यूज कर सकते हैं, या तो ब्लैक कर सकते हैं या ब्लू, या दोनों मिक्स करके कर सकते हैं। रेड पेन तो यूज नहीं कर सकते, तो आप अगर आप ब्लू कर रहे हैं, ब्लैक किसी के पास नहीं है, तो ब्लू मार्कर तो होगा, तो आप ना बैकवर्ड जो है वहां पे एरो लगा लें, यानी कि जिस तरह यहाँ पे एक एरो लगा दें 70 वाले एज पे, यहाँ पे एक एरो लगा दें, तो आपको पता लग जाएगा कि ब्लू वाले जो एरो हेड है ना वो मेरे बैकवर्ड पास में यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैंने तो यहाँ पे माइंड में अज्यूम किया, ठीक है, अपने जिस तरह 80 से 50 जा रहा है, 80 से 70। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 70 के ट्राइंगल की वैल्यू किस तरीके से फिल होगी, 70 के ट्राइंगल की वैल्यू फिल होगी, ये जो जिस नोड से आ रहा है, यानी कि 80 से आएंगे ना हम इसमें बैकवर्ड पास में, मैंने आपको कहा था कि एरो की डायरेक्शन चेंज कर देनी है, इसका मतलब हो गया 70 से 80 जा रहे थे, बैकवर्ड पास में क्या होगा 80 से 70 जा रहे हैं। ओके, तो 54 उसके ट्राइंगल की वैल्यू जिस नोड से आ रहे हैं जो कि 80 है, 54 माइनस उस एच की कोट एच की कॉस्ट जो कि हमारे पास बन जाएगी 54 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 45, और वो हमारे उस ये देखें ये ट्रायंगल में हमने 45 लिख दिया। इसमें भी वही केस होता है कि आपके पास अगर इनकमिंग एजेस एक से ज्यादा आ रहे हैं तो उन सब में इस फॉरवर्ड पास में हम मैक्सिमम ले लेते हैं, इसमें हम मिनिमम लेंगे। लाइक अब मैं आपको ना
एक और करके दिखाता हूँ जिसके अंदर डबल आ रहा है, लाइक ये 20 वाला देखें, ठीक है 20 वाला। अब इसमें इसकी आपने ट्रायंगल की वैल्यू फिल करनी है। किस तरीके से वैल्यू फिल करेंगे, बैकवर्ड पास जा रहे हैं तो आप ये देखें कि एक तो ये एज निकल रहा था ना फॉरवर्ड पास में, आउटवर्ड जो यानी कि जो आउट गोइंग एज थे वो जाहिर बात है बैकवर्ड पास में इनकमिंग एजेस होंगे, और ये वाला हमारा आउट होगा। तो यानी कि दो इनकमिंग आ रहे हैं, एक 30 से 20 आ रहा है, एक 50 से 20 आ रहा है। तो इसके ट्रायंगल की वैल्यू किस तरीके से, अब ये 50 से 20 वाले का कैलकुलेट करते हैं, ये 37 ट्रायंगल की वैल्यू 37 माइनस 11 यानी कि उस एच की कॉस्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा अपना 26, 1 निकाला 30 से, हाँ 26 आ गया। और यहाँ पे जो 30 से हम 20 जा रहे हैं इसके ट्रायंगल की वैल्यू 20 माइनस करेंगे इस एच की कॉस्ट 80 सॉरी 8 विच इज इक्वल टू 12। हमारे पास एक वैल्यू आ गई 12 और एक वैल्यू आ गई 26। बैकवर्ड पास है, बैकवर्ड पास में हम क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, तो 12 मिनिमम होगा तो इसलिए 12 आ गया। फॉरवर्ड पास में हम मैक्सिमम ले रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे, और बैकवर्ड पास में हम मिनिमम वैल्यू ले रहे थे। ठीक हो गया, ये मैंने दोनों के साथ आपको यहाँ पे डिस्कस भी कर दिया, पूरा ग्राफ मैंने आइटरेट करके नहीं बताया आपको। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो वो लास्ट लेक्चर लास्ट में दिखेगा सीपीएम का, वो उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया था, हर नोट का मैंने करके बताया था। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्रिटिकल पाथ किस तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको कहा था कि क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए आपने क्या करना था, हर एक्टिविटी का टोटल फ्लोट निकालना होता है। ठीक हो गया। अब टोटल फ्लोट निकालना है, टोटल फ्लोट जिसका 0 होगा वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। ओके हो गया। मैंने टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में, और जिन्होंने वो देखा होगा तो वो कह भी रहे होंगे कि फ्री फ्लोट का जिक्र आपने इधर नहीं किया। मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि मेन पॉइंट होता है हमारा टोटल फ्लोट वाला। अगर टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 आ रही है ना तो वो आपकी क्रिटिकल पाथ होगी। फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट इक्वल टू हो ये आप देखना लाजमी नहीं होगा, बट टोटल फ्लोट की वैल्यू उसी टाइम ही 0 आएगी जब आपका फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट 0 होगा। बट आप ये नहीं कह सकते कि टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट इक्वल टू है तो आप कह दो कि क्रिटिकल एक्टिविटी है। नहीं, आपको टोटल फ्लोट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी देखना लाजमी है। अगर आप डायरेक्ट टोटल फ्लोट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन देख लेते हो तो वो उसके लिए वो आपके लिए बेहतर है। तो आपने यही चेक करना कि टोटल फ्लोट जिसका 0 है उसको आपने क्रिटिकल एक्टिविटी कह देना। ठीक हो गया। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। और टोटल फ्लोट को हम स्लैक भी कहते हैं। अब ये यहाँ पे उसने पार्ट 4 कहा हुआ कि डिटरमाइन स्लैक फॉर ऑल एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाई एनी एक्टिविटी आर इवन विद 0 डिले। ओके हो गया। अब स्लैक निकालने का उसने कहा, स्लैक को दूसरा नाम क्या है, टोटल फ्लोट। तो वही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं वो बताता हूँ। ये एक्टिविटीज मैंने लिख दी जो कि हमारे क्वेश्चन में दी थी 10 से 20, ये सारा ठीक हो गया। ये मुझे जरूरत नहीं थी टोटल फ्लोट निकालने के लिए इस चीज की, तो मैंने सिर्फ ये नोट डाउन कर लिया, ये वाला कॉलम आई और जे वाला, सिर्फ मेरा आई और जे से ही काम था। ठीक होगा। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल ऑफ जे माइनस स्केयर ऑफ आई माइनस डी आई जे। डी आई जे क्या है, उस एच की कॉस्ट, यानी कि अब ये देखें आई इसमें कौन से नोड है, 10 जो नोड है वो हमारी आई है, इसमें 20 जो है वो हमारी जे है। तो यानी कि इस 20 नोड की ट्राइंगल की वैल्यू माइनस 10 के स्केयर की वैल्यू माइनस 10 और से 20 के दरमियान जो एज लगा हुआ उसकी कॉस्ट, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम हमने निकाला हुआ था, वो आप ग्राफ से देख सकते हैं। यानी कि 10 से 20 का किस तरीके से आएगा सिलेक्ट टाइम, ये मैंने आपको कहा, ये हमारी आईथ नोड है, ये हमारी जेथ नोड है, ये क्या है ट्राइंगल ऑफ जे जो कि 12 है, 12 माइनस स्केयर ऑफ आई जो कि 0 है, 0 माइनस उस एच की कॉस्ट जो कि 12 है, यानी कि 12 माइनस 0 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। टोटल फ्लोट 0 है, इसका मतलब 10 से 20 वाला जो एज है वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी। ये देखिए 10 से 20 जो है वो मैंने क्रिटिकल पाथ में लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने सारी एक्टिविटीज का कैलकुलेट कर लिया। अब देख लेना जिसका 0 है ना, यानी कि ये देखिए 10 से 20 एक 0 आ रहा है, 20 से 30 एक 0 आ रहा है, 30 से 70 0 आ रहा है, और देन 70 से 80 0 आ रहा है। तो ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी। तो वही देखेगा और यही हमारा क्रिटिकल पाथ बनेगा, यानी कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 70, 70 से 80। ये देखें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 70, 70 से 80 हमारा क्रिटिकल पाथ आ रहा है। उन सब के एज की कॉस्ट लिखेंगे और उनका जब सम करेंगे वो जाहिर बात है इसके बराबर आना चाहिए 54 के। तो वो सम किया तो ये 54 आ गया। ये क्या बता रहा है कि हमारे पास यानी कि जो प्रोजेक्ट है ना उसको कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, जो कि 54 है। यानी कि आपने एक एस्टिमेट कर लिया कि एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, वो उसका अगर इतने टाइम ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड टाइम यानी कि इतनी एक्टिविटीज यानी कि इतने उसके वो डिलीवरेबल्स आते हैं या जो भी सारे मीटिंग वगैरह है उसमें इतना इतना टाइम लगेगा, इतने डेज बाद होगी। तो मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट कितने दिनों बाद जाके खत्म हो जाएगा, तो वो मेरा क्या है 54 आया। ठीक हो गया।
क्रिटिकल पाथ से भी आपको पता जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 54 डेज आ गया, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता चलूं, उसने कहा था कि आगे कंप्यूट करें प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 50 डेज। तो इसका मतलब ये है कि उसने कहा कि आप चांसेस बताएं कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 50 डेज यानी कि 50 डेज में कंप्लीट करने के इस प्रोजेक्ट को कितना चांसेस हैं। तो ये आपको खैर नजर नहीं आ रहा कितने, मतलब कि ये जो हमने अभी प्रोजेक्ट कैलकुलेट किया, हमने जो एक्सपेक्टेड टाइम निकाला वो आया 54 डेज। उसने कहा कि कितने परसेंट चांसेस है कि ये प्रोजेक्ट आपका 50 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया। अब ये किस तरीके से निकालते हैं, ये हम निकालते हैं जी स्कोर के जरिए। अब जी स्कोर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या चीज यूज होती है, वो मैं सारा डिस्कस करता हूँ, फिर इन चीज पे आता है, इन दोनों पे, ठीक हो गया। जी स्कोर होता है टारगेट टाइम, जो कि उसने कहा कि 50 डेज, यहाँ पे उसने कह दिया 50 डेज के अंदर आपने कंप्लीट करना, यह आपका टारगेट टाइम होगा। फिर आता है एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम कौन सा आएगा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए जो आपने सीपीएम के लगा के सारा कैलकुलेट किया, जो कि 54 डेज आ रहा था, वो आपका एक्सपेक्टेड टाइम होगा। यानी कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल आपने जो एक्सपेक्टेड टाइम या एस्टिमेटेड टाइम निकाला है वो कितना है, और टारगेट टाइम यानी कि जितना निकाला, जो कि यहाँ पे 50 आ गया माइनस 54, जो कि आपने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ये क्रिटिकल पाथ के जरिए भी आपने कैलकुलेट किया है। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट टाइम क्या है, 54 डेज। 50 माइनस 54 डेज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज का आएगा, तो ये किस तरीके से पता चलेगा, इसको देखने के लिए ये कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना था। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये दरअसल आपका क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो वो किस तरीके से आता है, वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना, इनका मैंने वेरिएंस जो है ना वो कैलकुलेट किया। जारी आपको मैंने ऊपर दिखाया भी था कि जब पार्ट 2 था उसने कहा था कि एक्सपेक्टेड टाइम निकालना, साथ आपने वेरिएंस पे कैलकुलेट करना, तो मैंने वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। उसने कहा यानी कि 10 से 24 है, तो मैंने क्या किया 10 से 20 जो एज है उसका जो एक्टिविटी है उसका वेरिएंस है 4। इसी तरीके से 20 से 30 का मैं देख लूंगा, जो मैंने कैलकुलेट किया था 20 से 30 का 0.44, 0.44। इसी तरीके से मैंने बाकी भी ये जो कि 30 से 70 और 70 से 80 का जो वेरिएंस था वो यहाँ पे लिख दिया, उन सबका सम कर दिया, जो कि आ गया 7.69। यानी कि मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का जो वेरिएंस होगा वो 7.69 है, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होता है, वेरिएंस का अंडरूट ले लेते हैं। तो 7.69 का अंडरूट लिया था 2.77 आ गया। तो ये हमारे जी स्कोर के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का आएगा। तो ये 2.77 आया, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि -1.44 आ रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाके इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने हमारे पास ना एक वैल्यू आएगी, तो वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक हो गया। तो अब ये किस तरीके से आपने देखना है, ये बुक का 793 पेज है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक हो गया। अगर आप देखें ना, तो अब यहाँ पे आपने देखना, अब -1.44 था आपकी वैल्यू, जी की वैल्यू क्या आई थी, -1.44। अब किस तरीके से देखना, अब आप देखेंगे नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप अब यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे तो आपका टेबल खत्म हो गया, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप जी को देख रहे हैं, यहाँ पे तो +6 तक वैल्यू है, उसके बाद तो आपको कोई नेगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं रही, ठीक हो गया। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू में ना, अगर आप कोई ऑनलाइन चेक करें ना टेबल, वहां पे आपको नेगेटिव वैल्यू भी दी हुई है, ठीक हो गया। तो आप नेगेटिव वैल्यू में वो डायरेक्ट जाके आप देख लेंगे, यानी कि -1.45 करें, ये वो -1.44 है ना, तो -1.4 यहाँ से आ गया, और 0.04 वाला ये है, तो ये वाला सेल आपका आंसर आ जाता है। उसके अंदर ना मैंने ऑनलाइन चेक किया था, वहां पे ना आपको नेगेटिव वैल्यूज भी साथ गिवन थी। बट इस केस में क्या करना कि जब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव जी की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बट आपके पास जो टेबल दिया हुआ है वो पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पेपर में आपको उन्होंने वही टेबल देना जो आपके बुक के पीछे दिया हुआ है। बुक के पीछे आपको ये वाला टेबल दिया हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ +6 तक वैल्यूज है। तो आप अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उस केस में आपने किस तरीके से वर्क करना होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे खैर करके नहीं दिखाया आपको, बट अभी आपके सामने मैं कर देता हूँ, आपने घबराना नहीं है, आपको सारी चीज करके दिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक हो गया। अब आपने इसको देख लेना है,
वो खैर जूम कर लेंगे बाद में। अब क्या होता है, -1.44 आ रहा है, -1.44 आ रहा है आंसर। इसको मैंने खैर जूम भी कर लेता हूँ, आप इस चीज को देखें, ठीक है, -1.44 है। तो अब इसके वैल्यू हमने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। अब आपको पता लगा जी की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो आपने क्या करना है, सिंपल जी की जो वैल्यू आपने आएगी, जो मतलब कि हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 माइनस आपने एफ, ये मैं वैसे एफ डिनोट कर रहा हूँ 1.44, इसकी वैल्यू में से, ठीक हो गया। ये मैंने आपको बताया, यानी कि आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना। इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू बची, 1.44। आपने इस वैल्यू के लेना है और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाके इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू निकालनी, जो वैल्यू आएगी उसको 1 से माइनस कर देना, तो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक हो गया। अब ये क्या है मेरे पास 1.44, तो मैं जाता हूँ 1.44 यहाँ से देखता हूँ, ये देखे मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, ये रहे मेरा 1.44 यहाँ से आ गया, 0.4 और यानी कि 4.04 मुझे और चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, कॉलम में हम देखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास 0.04 है, तो ये मिला के क्या बन रहा है 1.44, ओके हो गया। तो ये मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ तक जाती है मेरी वैल्यू। ये देखें यहाँ पे मेरा इंटरसेक्ट हो रही है, ये देखें ये वैल्यू यहाँ पे मेरी इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक हो गया। खैर मैंने ये पूरी आपको वैसे हाईलाइट करके दिखा दिया, ये दिखाने के लिए था कि ये कॉलम और ये रो, ये वाला कॉलम, ओहो खैर इग्नोर करें इसको, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, ये हमारे पास जो आंसर आया इसका वो क्या आ रहा है, की तरह है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9251, ओके। तो 0.9251 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे होगा 1 माइनस 0.9251, ओके हो गया। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जो कि होगा 1 माइनस 0.9251, जो कि आएगा इक्वल टू 0.0749, ठीक हो गया। तो यही मैंने यहाँ यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इसका जो आएगा जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0749। तो इसको मैं जब ये मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज में, अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, तो मेरे पास हो गया 7.49। इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्रोजेक्ट था उसको उसने कहा था, यानी कि यहाँ पे पूछा हुआ था ना कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसको 50 डेज में कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या चांसेस क्या होंगे। आप प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं या चांस भी कह सकते हैं। तो चांसेस क्या होंगे कि 50 डेज में कंप्लीट हो, तो वो 7.49% चांस है कि ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो 50 डेज के अंदर कंप्लीट हो सके, ठीक होगा। इसका मतलब ये था। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, और मैं ये आपको डिस्कस भी कर देता हूँ। अगर आपकी डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू आती तो डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू में आपको वही कहता, फर्ज करेंगे 1.44 आपके पास जी की वैल्यू नेगेटिव में ना आती, डायरेक्ट पॉजिटिव आती, तो वो क्या था 1.44, और आपके पास 1.4 यहाँ से आ जाए 0.4 यानी कि 0.9251, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना था और आपके ये होती 92.5%, ठीक हो गया। नेगेटिव वैल्यू के केस में किस तरीके से वर्किंग करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे करके भी बता दिया है। इसको मैं खैर जूम इन हो जाता है तो कर देता, बट आइडिया नहीं कि ये किस तरीके से जूम इन अपना इसका साइज बढ़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ और जूम भी कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक हो गया। कि किस तरीके से मैंने ये जब जी की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, जी की वैल्यू आई -1, जब नेगेटिव वैल्यूज आ जाए ना तो आपने इस तरीके से आंसर निकालना, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको पेपर में, ये जाहिर बात है ये टेबल आपको गिवन होगा पेपर में, बट पेपर में हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव -1.44 वाला ही टेबल दे दे। अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको मिल जाता है, बट अगर आपको नहीं दिया हुआ, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यही है कि जो बुक के पीछे टेबल है वही आपको देंगे, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए
तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी आपने क्या करना, उस साइन को इग्नोर कर देना, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना, बाकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आपने टेबल से जाके देख लेनी है, और जो वैल्यू आई जो कि थी 0.9251 उसको आपने 1 में से माइनस कर देना, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका -1.44 की एक किस्म की वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे तो सेम होगी। ठीक हो गया, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने पर्ट को डिटेल में डिस्कस भी कर दिया और एक आपको पास्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर भी करा के क्वेश्चन भी करा पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी करा के दिखा दिया कि किस तरीके से आपको पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने किस तरीके से उसका आंसर लिखना है। ठीक हो गया। अब इससे एक नेक्स्ट लेक्चर भी होगा पर्ट पे, बट उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्गेस्ट पाथ का पाथ मीन किस तरीके से निकालते हैं और हर नोड का जी स्कोर किस तरीके से निकाल। इसके अंदर तो आपको सिर्फ उसने कह दिया ना कि भजन ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसकी क्या चांसेस है कि वो 50 डेज में कंप्लीट हो, तो आपने जी स्कोर एक बार लगा के निकाल दिया। बट अगर आपको वो कहते हैं कि हर नोड का, यानी कि इस नोड का अलग, इस नोड का अलग, इस नोड का अलग जी स्कोर निकाल के दिखाएं, और हर मतलब के नोड का आपने पाथ मीन भी लिखना है, तो वो किस तरीके से करना है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मसले मसाइल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरीज को एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स उसका आंसर कर सकूं। तो आप आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।